नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमने स्टार्ट किया था। इसका मीनिंग हमने डिस्कस किया था। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, उसका मीनिंग क्या होता है, और उसके बाद उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, ये हम डिस्कस कर रहे थे। और इसकी अकाउंटिंग की हम बात करें तो अकाउंटिंग में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, और इसका फॉर्मेट हमने पूरा डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अकाउंटिंग में सेकंड जो अकाउंट बनाया जाता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में, उसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या नाम है भाई? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देखिए, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमने डिस्कस किया, ये रियल नेचर का अकाउंट होता है। कौन से नेचर का? रियल, जिसमें हमें ये शो करना है कि जो भी हमारे पास रिसिप्ट्स फंड आया, चाहे वो कहीं से भी आया है, किसी भी सोर्स से आया है, वो हमें शो करना है। एंड पेमेंट्स, जो हमने पेमेंट किया या खर्चा किया, जो फंड गया है ऑर्गेनाइजेशन से, वो हमें दिखाना है। तो सीधी सी बात है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, पैसा आएगा और जाएगा, वो कैश में ही होगा। कैसे होगा और कैसे आ सकता है? ठीक है, कैश का मतलब इन करेंसी और बाय बैंक। तो इसका मतलब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कैश के ही ट्रांजैक्शन शो होंगे, नॉन कैश ट्रांजैक्शन शो नहीं होंगे। तो इसमें 4 बातें हमने डिस्कस की थी, क्या क्या आपको शो करना है। सबसे पहले ये अकाउंट स्टार्ट होगा तो आपके पास अगर कोई ओपनिंग बैलेंस गिवन है कैश या बैंक का, वो दिखाना है। उसके बाद जो फंड आया, कहीं से भी आया हो, वो शो करना है। फिर जो पैसा गया है ऑर्गेनाइजेशन से पेमेंट या एक्सपेंस के रूप में, वो शो करना है। और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस निकाल देना है कैश या बैंक का, जो भी क्वेश्चन में गिवन ना हो। तो ये जो अकाउंट है, इसमें 2-3 बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कैश के ट्रांजैक्शन शो करने हैं, और ये अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस हमें बताता है कैश या बैंक का, ठीक है। अब सेकंड पे आते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की हम बात करें कि भाई इसने तो बता दिया इतना फंड आया, इतना पैसा आपका यहां से गया है, ठीक है। तो अब जो भी आपके पास फंड आया और गया है, उसको देख करके हमें पता लगाना है कि ड्यूरिंग दी अकाउंटिंग पीरियड हमें कितना बेनिफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। क्योंकि बेनिफिट या तो हमें बेनिफिट हो सकता है या लॉस होता है, किसमें? प्रॉफिट वाले बिजनेस में जब हम बात करते हैं। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए तो काम करते ही नहीं है, तो यहाँ बेनिफिट, प्रॉफिट या लॉस वर्ड यूज नहीं होगा। हमारे पास जो भी फंड आएगा और जाएगा, उससे क्या हो सकता है, या तो कुछ पैसा हमारे पास बच सकता है या हमारा पैसा कम पड़ सकता है, जिसको हम अगर बच जाए ना तो उसको हम सरप्लस जो है लिखेंगे या वर्ड यूज करेंगे, या कमी पड़ जाए तो डिफिसिट वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट या लॉस की बजाय सरप्लस या डिफिसिट वर्ड यूज होगा। तो भाई आपको सरप्लस हुआ या डिफिसिट हुआ, उसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे कैलकुलेट करने के लिए, जिसका नाम क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो प्रॉफिट वाले बिजनेस होते हैं, जो पीछे हम अकाउंटिंग पढ़ रहे थे, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, उसकी जगह ये ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। बस अकाउंट का नाम बदला है, उनका पर्पस अलग है, बाकी बात वही है। वहां प्रॉफिट के लिए P&L अकाउंट बनता था, यहां सरप्लस या डिफिसिट के लिए क्या बनाया जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इस चैप्टर का पूरा फंडा क्या है, या पूरी अकाउंटिंग की हम बात कर लेंगे। देखिए, कुछ बेसिक कीज होती हैं, अगर वो हमने समझ ली
तो आपके लिए सारी चीज़ें बड़ी आसान होती चली जाती। तो वो सारी चीज़ें एक बार थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, आज हम सीखने वाले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसमें जो तीसरे नंबर पे बनाना है हमें, वो क्या बनाना है? बैलेंस शीट। क्या बनाना है? और बैलेंस शीट आप काफ़ी चैप्टरों से पढ़ते आए हो, तो उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस चैप्टर में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आता है इसकी अकाउंटिंग में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये हम सीख चुके हैं। और आगे जब हम बढ़ेंगे, जो क्वेश्चंस हमें गिवन होंगे, तो ये अकाउंट आपको बना बनाया मिल जाएगा बड़े क्वेश्चंस में, ठीक है। लेकिन हमें सीखना था, इसलिए हमने सीखा इसको पहले। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट का जो लॉजिक है वो समझ लीजिए आप। जो भी फंड आया और जो फंड गया, वो तो हमने कहाँ शो कर दिया? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सारे आइटम दिखा दिए, लेकिन वो कैश के हमने लिए थे। अब हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। देखिए, हमारे पास ये अकाउंट गिवन होगा, इसमें आया हुआ पैसा बताएगा किस किस चीज़ का कितना पैसा आया है और कितना पैसा गया है किस किस चीज़ के लिए, ठीक है। अब जो पैसा आता है और जाता है, सिंपल वर्ड्स में अगर उसको हम समझें, आता है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? रिसिप्ट्स, और जाता है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? पेमेंट्स। आएगा और जाएगा, दो ही तो बातें होंगी, आएगा वो रिसिप्ट्स में, जाएगा वो पेमेंट में। अब समझिएगा, जो भी पैसा आया उसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। कितनी कैटेगरीज में? पूरी अकाउंटिंग का फंडा हम डिस्कस कर रहे हैं। जो भी पैसा आया आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा, एक कैपिटल नेचर का। किस नेचर का? रेवेन्यू नेचर एंड कैपिटल नेचर। समझिए इसको एक अच्छे से एग्जांपल से हम समझते हैं। एक जो कैपिटल का पैसा आता है, वो भी पैसा आ ही रहा है, रिसिप्ट है। एक आपके पास आपने बिल्डिंग किराए पे दे रखी, रेंट का पैसा आ रहा है, वो भी रिसिप्ट ही है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस हम समझे, रेंट तो आपका हर महीने आएगा रेगुलर, और कैपिटल क्या बार बार आएगी क्या? कोई चाहे बिजनेस का एग्जांपल ले लो, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन का, वो तो कभी कभी आएगी। तो जो भी अमाउंट आता है उसको हम रिसिप्ट्स में लिखते हैं, उसको 2 कैटेगरीज में समझ लो। उसमें से कोई अमाउंट ऐसा है जो रेगुलर बेसिस पे आ रहा है। किस बेसिस पे? उसका कोई रेगुलर टाइम है, हर महीने आ रहा है, हर 6 महीने में आ रहा है, हर 10 महीने में आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं उसमें रेगुलरिटी है। और रेगुलरिटी का टाइम अलग अलग हो सकता है उसका। तो जो रेगुलर नेचर का है उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हैं। क्या कहते हैं उसको? रिकरिंग या रेवेन्यू, रेगुलर आप कह सकते हो। आपको पढ़ने से पता चल जाएगा कि भाई ये पैसा आ तो रहा है, अब ये रेगुलर नेचर का है या कभी कभी आने वाला है। तो अगर वो रेगुलर नेचर का है तो उसको क्या मानिए? रेवेन्यू रिसिप्ट मानिए। अगर वो अमाउंट रेगुलर आने वाला नहीं है, कभी कभी आता है, उसको हम कैपिटल नेचर का मानते हैं। किस नेचर का मानते हैं? इसी चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं, हालांकि वो आगे बेसिक टर्म्स भी हम समझेंगे। हम बात कर लेते हैं डोनेशन की। किसकी कर लेते हैं? डोनेशन की इस चैप्टर में हम बात करें, क्योंकि हमने पीछे भी डिस्कस किया था जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें क्या आता है? डोनेशन भी आता है। अब डोनेशन को हम समझते हैं, एक होता है जर्नल या नॉर्मल डोनेशन, जर्नल या नॉर्मल, और एक होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब स्पेशल, किसी स्पेशल काम के लिए कोई चीज होती है। तो जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन का पैसा मिलता है, एक तो डोनेशन का ऐसा है, किसी ने पैसा दे दिया 2100 रुपये, भाई ये 2100 रुपये लो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आप अच्छा काम कर रहे हो हमारी तरफ से।
अब उसने 2100 रुपये आपको दे दिया डोनेशन का, लेकिन आप उस पैसे का कुछ भी करिए उसको मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऐसा डोनेशन जो स्पेशल पर्पस के लिए नहीं आता है या कोई भी स्पेशल पर्पस के लिए नहीं देता है, आपसे कोई बीच में पैसा मांग लेता है, मांगने वाला, डेली लाइफ की हम बात करें, आप 10 रुपये निकाल के दे देते हो, क्या आप ऐसा कहते हो नहीं भाई इस 10 रुपये का यही चीज़ आपको खाना है या लेना है, ऐसा कहते हो क्या? नहीं। तो वो चाहे कुछ भी करे उसका। तो जो डोनेशन स्पेशल पर्पस के लिए नहीं आता है और जिसकी अमाउंट कम होती है, वो कौन सा डोनेशन होता है? जर्नल या नॉर्मल कह सकते हैं। और जो डोनेशन का पैसा स्पेशल काम के लिए आता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रहा है, मान लो आप एजुकेशन से रिलेटेड जो है सर्विस दे रहे हो सोसाइटी को, बच्चों को फ्री में पढ़ाने का काम कर रहे हो आपका ऑर्गेनाइजेशन, किसी ने पैसा दे दिया डोनेशन का और कह दिया भाई इस पैसे से आपको एक कमरा बनवाना है मेरे नाम से, तो वो तो स्पेशल काम के लिए दिया गया, वो कौन सा हो गया? स्पेसिफिक, उसके साथ कोई नाम जुड़ा होता है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग इस तरह से, या फिर उसकी अमाउंट थोड़ी सी बड़ी होती है, लार्ज होती है, लाखों में होती है। तो दो पहचान है जर्नल और स्पेसिफिक की। अगर किसी डोनेशन का अमाउंट कम है, हज़ारों में है, और उसके साथ कोई नाम नहीं लिखा हुआ डोनेशन किस काम का है, तो वो क्या माना जाएगा? जर्नल या नॉर्मल। और ऐसा डोनेशन जो जिसके साथ कुछ नाम लिखा हुआ है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर पवेलियन, इस तरह से करके, तो वो कौन सा माना जाएगा? स्पेसिफिक। या जिसकी अमाउंट थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे, लाखों में हो, वो भी किस में आएगा? समझ गए? तो अब हम बात करते हैं डोनेशन का पैसा आए, वो हमारे लिए क्या है? रिसिप्ट है, पहली बात। लेकिन अगर वो जर्नल नेचर का है, तो जर्नल नेचर का डोनेशन आता रहता है, थोड़ा बहुत डोनेशन तो अलग अलग आता रहता है, तो रेगुलर हो गया, एक कभी किसी ने थोड़ा दिया, कभी किसी ने। तो ये जो डोनेशन है इस तरह का, ये रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा। किस में आएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं रेगुलरिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बार बार आने वाला आइटम है। और जो स्पेसिफिक डोनेशन होता है वो बार बार नहीं आता। क्या ज़्यादातर लोग देते हैं पैसा कमरा बनाने के लिए, कोई कोई देता है, या स्पेशल काम के लिए। तो ये जो डोनेशन का अमाउंट है ये किस नेचर का माना जाएगा? कैपिटल। तो भाई ये बेसिक चीज़ें हम समझ रहे हैं पूरी अकाउंटिंग की, और इस चैप्टर के लिए स्पेशली है ही कि जो भी रिसिप्ट आपके पास गिवन हो, उस आइटम को देखना है वो रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर। ठीक है। अब उसको लिखना कहाँ है? जो रेवेन्यू नेचर का आइटम होगा वो कहाँ लिखा जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो कैपिटल नेचर का आइटम होगा वो कहाँ लिखा जाएगा? बैलेंस शीट। ये डिफरेंस है। ठीक है, आपको चीजें रटनी नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें वो रिसिप्ट दिखानी है, वो आया हुआ पैसा दिखाना है जो रेगुलर आता हो। और रेगुलर जो पैसा आता है उसी के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? इनकम करते हैं। क्या करते हैं? अब भाई आपके घर के से एग्जांपल ले लो, कोई हम आपसे ये पूछे आपके घर वालों से भाई इनकम कितनी है, तो इनकम हम उस पैसे को कहते हैं या उस पैसे को बताते हैं जो लगातार आता है, आपको सैलरी मिलती है या बिजनेस से जो आप कमाते हो, वही तो इनकम बोली जाती है। आपके पास बीच बीच में कहीं से पैसा आ जाता है, कोई प्लॉट आपके पास था आपने बेच दिया, वो पैसा आ गया, उसको हम इनकम नहीं बोलेंगे। इनकम का मतलब जो रेगुलर बेसिस पे आए। तो जो रेगुलर नेचर की रिसिप्ट हो उसको कहाँ दिखाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और यहाँ लिख भी लेते हैं, ये दिखाया जाएगा क्रेडिट साइड में। कहाँ दिखाया जाएगा? क्रेडिट साइड, या जिसको हम अभी समझेंगे उस अकाउंट को इनकम साइड भी कहते हैं। कौन से अकाउंट में? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये ध्यान रखना है। कोई भी रिसिप्ट का आइटम हो, पैसे आने के बारे में बताता हो उसमें, और अगर वो रेगुलर नेचर का है तो रेवेन्यू कैटेगरी का होगा, उसको कहाँ दिखाना है? क्रेडिट साइड कह लो या इनकम साइड। कौन से अकाउंट में? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है।
अगर वो रेगुलर नेचर का नहीं है, जो पैसा आ रहा है, जैसे स्पेसिफिक डोनेशन हो गया, क्या हो गया, स्पेशल काम के लिए डोनेशन मिलना, तो वो कैपिटल नेचर का माना जाएगा। उसको हमेशा लायबिलिटी साइड में दिखाना है, बैलेंस शीट में। कहां दिखाना है? अब हो गया ना अलग, रेवेन्यू नेचर का इस अकाउंट में गया, कैपिटल नेचर का बैलेंस शीट में। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये एक बेसिक पॉइंट है इस चैप्टर का, या आप जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हो ना, पूरी अकाउंटिंग का ही बेसिक आप कह सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं पेमेंट्स पे। किस पे आते हैं? जो पैसा जाएगा उसको पढ़ के ही पता चल जाएगा, या तो कोई एक्सपेंस हुआ हो, सैलरी दी है उसने, रेंट दिया है, पोस्टेज एंड स्टैंप्स का खर्चा किया है, प्रिंटिंग स्टेशनरी का किया है, कोई भी खर्चा हो तो पैसा जा रहा है, पेमेंट्स हुई है। या फिर कुछ परचेज किया हो, क्या किया हो, फर्नीचर परचेज किया हो, बिल्डिंग परचेज की हो। ठीक है, तो किसी भी तरह की पेमेंट होती हो उसको भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे। कितनी कैटेगरीज में? पैसा जाए, किसी के लिए भी जाए, किसी भी चीज की पेमेंट हो, उसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे। वही एक कौन सी कैटेगरी? रेवेन्यू, और एक कौन सी भाई? कैपिटल। अब कैसे पता लगाओगे कौन सा रेवेन्यू का आइटम है, कौन सा कैपिटल का है? कोई भी पेमेंट हुई है, अगर उस पे एक तो पहचान हुई रेगुलरिटी वाली है, उस पेमेंट में रेगुलरिटी हो, जो पैसा बार बार देना पड़ता हो, वो रेवेन्यू नेचर का है। किस नेचर का है? रेवेन्यू। जैसे सैलरी है, सैलरी का खर्चा है, तो सैलरी तो हर महीने दी जाती होगी, या रेंट देना पड़ता हो तो रेंट भी हर महीने जाएगा। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी जो हम ऑफिस में यूज करते हैं आइटम, अब ये हम मार्कर यूज कर रहे हैं, स्टेशनरी में आता है, अब ये कुछ दिन तो काम करेगा, फिर नया लेके आना पड़ेगा, फिर इस पे खर्चा होगा, तो रेगुलर में आ रहा है। तो जो एक्सपेंस रेगुलर नेचर का हो वो रेवेन्यू की कैटेगरी में आएगा। एक तो पहचान ये है। दूसरी, हम खर्चा करते क्यों हैं, ये भी तो एक क्वेश्चन है समझने का। आप खर्चा करते क्यों हो, उसके पीछे अगर हम समझें तो हमारा जो पर्पस होता है, कोई ना कोई बेनिफिट लेना होता है। क्या लेना होता है? अगर कोई आपने पैसा किसी को दिया, उसके बदले में कोई बेनिफिट या कोई चीज आपको मिली, तो वो आपके लिए एक्सपेंस हो गया। अगर आपने किसी को पैसा दिया, उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिला, तो वो लॉस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? फिर वो एक्सपेंस नहीं रहेगा आपका। तो एक्सपेंस या पेमेंट करेंगे तो उसके पीछे हमारा पर्पस बेनिफिट लेना होगा। अगर वो रेगुलर नेचर का है, एक तो ये पहचान, एक दूसरा उसका बेनिफिट हमें विद इन 1 ईयर मिलता हो, जिसका बेनिफिट हमें विद इन 1 ईयर, चाहे आज ही उसका बेनिफिट मिले, इसी हफ्ते मिले, इसी महीने मिले, 12 महीने से पहले मिल जाए हमारे अकाउंटिंग पीरियड में, वो किसका होता है? रेवेन्यू। ठीक है, और ऐसी कोई भी पेमेंट, ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो रेगुलर नेचर का ना हो, कभी कभी होता हो, और जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग पीरियड के लिए मिले, वो किस नेचर का होगा? कैपिटल। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपने सैलरी दी, वो भी एक्सपेंस है, वो भी पेमेंट है। आपने फर्नीचर परचेज किया, वो भी एक्सपेंस और पेमेंट है या नहीं है? सैलरी आपने दी, ये भी आपका एक्सपेंस या पेमेंट है, खर्चा भी है, पैसा जा रहा है तो पेमेंट भी है। और आपने क्या परचेज किया? फर्नीचर, ये भी पेमेंट है तो दोनों ही पेमेंट, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। सैलरी बार बार होने वाला खर्चा है, रेगुलर नेचर का है, उसका बेनिफिट आपको 12 महीने से पहले मिल जाता है, यानी कि उसी महीने मिल जाता है, तो ये रेवेन्यू नेचर का हो गया। किस नेचर का? और जो फर्नीचर आपने परचेज किया, क्या आप बार बार फर्नीचर परचेज करोगे? ये तो कभी कभी होता है। और फर्नीचर जो परचेज करोगे, एक तो रेगुलर नेचर का एक्सपेंस नहीं है, दूसरा फर्नीचर जब हम लेते हैं तो उसकी लाइफ 1 साल से तो ज्यादा होती है, हर फर्नीचर की होती नहीं होती है, तो यानी कि उसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर आपको मिलेगा, तो इसलिए वो कैपिटल नेचर का होगा। आई बात समझ में? पहचान हो जाएगी ये कैपिटल का है, ये रेवेन्यू का है, तो उसको लिखेंगे कहाँ, उसका अकाउंटिंग कहाँ करेंगे? अगर रेवेन्यू नेचर का है तो उसको डेबिट साइड में लिखिए, क्योंकि खर्चा हमेशा डेबिट में लिखा जाता है। ये चीज ध्यान रख लो, खर्चे की बात आए वो डेबिट में ही लिखा जाएगा,
और पैसे आने की बात हो वो क्रेडिट में लिखा जाएगा। वो देख लो क्रेडिट साइड में गया था जो रिसिप्ट थी। और बैलेंस शीट को वैसे इंडिया में हम डेबिट क्रेडिट नहीं बोलते हैं, लेकिन लाइबिलिटी साइड कौन सी साइड होती है? क्रेडिट ही साइड होती है। तो लाइबिलिटी में आ रहा है तो इधर भी क्रेडिट में ही आ रहा है, तो रिसिप्ट को क्रेडिट में लिखा जाता है और पेमेंट को कहां लिखा जाता है? डेबिट में। तो जो बार बार होने वाली पेमेंट हो, ऐसा आइटम हो, रेवेन्यू नेचर का हो, उसको डेबिट या फिर इसका है एक्सपेंडिचर साइड। कौन सा साइड? एक्सपेंडिचर साइड में लिखना है। कौन से अकाउंट में? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और जो कैपिटल नेचर की पेमेंट हो उसको एसेट साइड में लिखना है, बैलेंस शीट में। फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन लिखते हैं ना एसेट साइड में, तो वो क्यों लिखते हैं? कैपिटल नेचर का पेमेंट में आता है। ठीक है, तो सबसे मेन चीज इस चैप्टर की अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यही फंडा था इसका कि रिसिप्ट्स और पेमेंट के आइटम होंगे, उनको आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके समझोगे, एक तो रेवेन्यू और एक कैपिटल। रेवेन्यू नेचर का आइटम जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और कैपिटल नेचर का जाएगा बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी बात थी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंड। अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि बेसिक चीज आपको बता दी गई है। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हम समझ चुके थे। आज हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डिस्कस करेंगे, उसका फॉर्मेट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनेगा, क्यों बनेगा और उससे हमें क्या मिलेगा। पहली बात, इसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो सीधी सी बात है इसमें हमें इनकम और एक्सपेंडिचर दिखाने। और जब इनकम और एक्सपेंडिचर आप लेके चलो तो वहां से या तो आपकी इनकम ज्यादा हो सकती है, अगर इनकम ज्यादा हुई एक्सपेंडिचर कम हुए तो पैसा बचेगा कुछ ना कुछ। जैसे आपकी, हम एक छोटा सा वैसे एग्जांपल ले रहे हैं, इनकम कितनी हुई टोटल? 5 लाख, और आपके जो एक्सपेंडिचर हुए वो कितने हुए? 3 लाख। इसका मतलब क्या हुआ? 2 लाख रुपए आपको बच गए कहीं ना कहीं। पैसा आया 5 लाख और गया 3 लाख, 2 लाख आपका बच गया। ये उल्टा हो जाए, आपकी इनकम 5 लाख और एक्सपेंसेस कितने हो जाएं, तो फिर आपको 1 लाख रुपए की कमी हो जाएगी। ठीक है, यही फंडा है कहीं ना कहीं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। ये रिजल्ट निकालने के लिए हम बनाते हैं। ये जो बचा हुआ पैसा है इसको हम प्रॉफिट तो नहीं कह सकते, क्योंकि इस चैप्टर में आपको बताया प्रॉफिट या लॉस वर्ड यूज नहीं होगा। तो अगर पैसा फालतू बचेगा तो वो सरप्लस, और अगर उल्टा कमी हो गई तो क्या होगा? ये डिफिसिट। तो सरप्लस या डिफिसिट का कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, और जैसे सरप्लस या डिफिसिट है, इसको हम पहले प्रॉफिट या लॉस पढ़ते आए हैं। क्या पढ़ते आए हैं? तो प्रॉफिट लॉस की जहां पे बात होती थी, अब प्रॉफिट लॉस की जगह सरप्लस और किसकी बात होगी? डिफिसिट की। ठीक है, तो इसलिए ये जो अकाउंट है ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। किस नेचर का? क्योंकि प्रॉफिट या लॉस की बात कौन सा अकाउंट करता है? नॉमिनल अकाउंट करता है। कौन सा करता है? तो इसमें हम प्रॉफिट लॉस की डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरप्लस और डेफिसिट प्रॉफिट या लॉस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। किस नेचर का? इसका फॉर्मेट हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सिंपली जो फॉर्मेट हम सीखते आए हैं किसी भी अकाउंट का उसी तरह का होगा। डेबिट साइड होगी और इसको हम एक्सपेंडिचर साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। इधर सारे एक्सपेंडिचर लिखेंगे, उनका अमाउंट रुपीज में। इसको क्रेडिट साइड
या इसका दूसरा नाम क्या है, इनकम साइड। तो जैसा नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वही आइटम इसमें लिखने हैं। इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए क्रेडिट साइड में दिखाई जाएगी। एक्सपेंडिचर का क्या होता है, डेबिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल भी आपने पढ़ा होगा, क्रेडिट ऑल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। वही तो बात हो रही है। ऊपर नाम लिख देंगे कैपिटल लेटर्स में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और जिस डेट को बनाओगे, क्योंकि ये एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बनेगा, वो डेट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी आपकी डेट हो, 31 मार्च, जो भी क्वेश्चन में गिवन हो। ये सिंपल सा इसका फॉर्मेट है। अब इसमें लिखना क्या क्या है, देखिए अभी आपको समझाया कि आपके पास कौन सा अकाउंट होगा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होगा क्वेश्चन में। उसमें रिसिप्ट्स दे रखी होंगी, इस साइड में क्या दे रखी होंगी, और इधर क्या दे रखी होंगी, पेमेंट। एक एक आइटम को उठाना है, पढ़ना है, और अगर वो आइटम रिसिप्ट का है तो समझो पैसा आ रहा है, और अगर आने वाला वो अमाउंट रेगुलर नेचर का है, किस नेचर का है, तो उसको आप इनकम साइड में दिखाइए। मैं एक सिंपली लिख देता हूं, इधर हम बाई लगाते हैं, ऑल रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट। जो भी रिसिप्ट का पैसा है उसमें जो रेवेन्यू नेचर का है ना, वो सारा इधर आएगा। वो क्वेश्चन पढ़ने से आप पढ़ते जाओगे, आपको पता चल जाएगा। जैसे मेन इसमें आता है सब्सक्रिप्शन, क्या आता है, सब्सक्रिप्शन होता है चंदा। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स होते हैं उनको कुछ रेगुलर अमाउंट पे करना होता है, ठीक है। तो वो पैसा हमारे लिए, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेवेन्यू नेचर का आइटम है, बार बार आता है। वो उसका टाइम वो महीने का, यानी कि मंथली भी रख सकते हैं, क्वार्टरली भी रख सकते हैं, हाफ ईयरली भी, टाइम एक फिक्स होता है, उस पर रेगुलर उनको देना पड़ता है। तो उसको आप इधर दिखाओगे। और भी हो सकता है आपने बाहर पैसा इन्वेस्ट किया है, उस पर इंटरेस्ट आपको मिलता है, तो वो भी रेगुलर का ही हो गया, हर महीने का ही तो ब्याज होगा, इधर दिखाना है। तो कोई भी रिसिप्ट का आइटम हो, लेकिन वो किस नेचर का होना चाहिए, रेवेन्यू नेचर का। भी समझाया आपको, ठीक है। वो क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे, वो आइटम सारे आ जाएंगे सामने। इधर दिखाना है जो पेमेंट होगी, एक्सपेंडिचर का मतलब जो खर्चा है, लेकिन वो एक्सपेंडिचर दिखाना है जो रेगुलर नेचर का हो। किस नेचर का हो, टू ऑल रेवेन्यू नेचर पेमेंट्स। जो भी पेमेंट रेवेन्यू नेचर की हो, बार बार खर्चा होता हो, या उसका बेनिफिट हमें विद इन 1 ईयर मिल जाता हो, उसको हम रेवेन्यू नेचर का मानते हैं। वो इधर दिखाना है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, वो आइटम आपके क्वेश्चन में 10 भी दे सकता है, 20 भी दे सकता है, तो उनमें से आपको ये पहचान कर लेनी, जो अभी आपको रेवेन्यू और कैपिटल में डिफरेंस समझा दिया है, ठीक है। बाकी इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, वहां और क्लियर हो जाएगी ये चीजें, ठीक है। ये सारा करने के बाद जो भी आइटम आपका पैसा आने के बारे में बात कर रहा है, रिसिप्ट का है, और वो रेवेन्यू कैटेगरी का है, तो उसको क्रेडिट में दिखाइए, क्योंकि वो आपकी इनकम बन जाएगी लगातार आने वाला। और कोई पेमेंट का आइटम है, वो रेगुलर नेचर का है, या उसका बेनिफिट हमें विद इन 1 ईयर मिलता है, इस तरह का है, उसको आप डेबिट साइड में दिखाइए। या फिर ऑल लॉसेस, इधर क्या दिखाना है, किसी तरह का लॉस हुआ हो, किसी भी तरह का, एनी टाइप ऑफ लॉस। किस तरह का लॉस हो सकता है, इस चैप्टर की बात करें तो आपके पास कोई ओल्ड एसेट्स थी, वो आपने सेल कर दी। क्या कर दी, आपकी बुक में जो उसकी वैल्यू थी उससे कम वैल्यू पे अगर वो सेल हुई तो आपको लॉस हुआ, वो इधर दिखाना है। इधर एक चीज और लिखनी है, बाय ऑल गेन्स
कोई किसी तरह का गेन हुआ हो, फायदा हो। एक तो इनकम होती है, इनकम का मतलब जो पैसा लगातार आता रहता है। एक गेन, कभी कभी कोई फायदा हो जाए, जैसे एसेट्स का ही हम बात कर रहे थे, पुरानी एसेट्स आपने सेल की, जो बुक वैल्यू थी आपकी उससे ज्यादा पे वो सेल हो गई, तो आपको तो बेनिफिट हो रहा है, उसको इधर दिखाना है। ठीक है, तो ये चीजें इसमें लिखनी है, फिर इस अकाउंट को क्लोज कर देना है। क्या कर देना है? और अकाउंट को क्लोज करना हम काफी बार पढ़ चुके हैं पीछे भी 11th से, कि क्लोज करने का मतलब दोनों साइड का टोटल कर देना है, जिस साइड का टोटल कम आए उधर का बैलेंस निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? तो जब आप इसको क्लोज करोगे, मान लो ये साइड ज्यादा है इनकम वाली, एक्सपेंडिचर वाली साइड कम है, तो इधर का आपका कुछ बैलेंस निकल के आ सकता है या आएगा, उसको हम सरप्लस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और सीधी सी बात है, ये साइड ज्यादा है, इसका मतलब क्या ज्यादा हुई है? इनकम। ये साइड कम है, उसका मतलब क्या कम हुए हैं? एक्सपेंडिचर। इनकम ज्यादा हुई, एक्सपेंडिचर कम हुए, तो पैसा बचेगा ही आपके पास, उसको हम क्या लिखेंगे? यहां अमाउंट आएगी, मैंने तो समझाने के लिए लिख दिया। उसको पूरा क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे टू सरप्लस। क्या लिखेंगे? और ब्रैकेट में ये सरप्लस का मतलब क्या है? इसको लिखेंगे एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। सरप्लस कैसे आया? एक्सेस का मतलब फालतू है, इनकम किससे फालतू है? एक्सपेंडिचर से। ठीक है, उल्टा हो जाए, आपकी डेबिट साइड या एक्सपेंडिचर साइड का टोटल ज्यादा आ जाए और इनकम साइड का टोटल कम आए, तो इधर का डिफरेंस आएगा या बैलेंस आएगा, उसको डिफिसिट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? डिफिसिट का मतलब होता है कमी होना। ठीक है, इसको हम लिखेंगे क्या? बाय डिफिसिट, और ब्रैकेट में लिख देंगे कैसे आया? एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। एक्सपेंडिचर फालतू हो गए, किससे? इनकम से। तो ये आपका कौन सा अकाउंट था? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सरप्लस या डिफिसिट कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, और इसमें इनकम दिखाएंगे और एक्सपेंडिचर। आपको समझा दिया कौन से आइटम को इनकम माना जाएगा, कौन से आइटम को इनकम नहीं माना। जो पैसा आ तो रहा है लेकिन बार बार आने वाला नहीं है, वो इनकम नहीं होता है, वो कैपिटल नेचर की रिसिप्ट होती है, वो बैलेंस शीट में जाता है लायबिलिटी में। जो पेमेंट आप कर रहे हो, एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो, अगर वो रेगुलर नेचर का है, ठीक है, या जिसका बेनिफिट आपको विद इन अकाउंटिंग ईयर मिलता है, तो वो आपके लिए एक्सपेंडिचर है, वरना वो कैपिटल नेचर का है, वो एसेट्स मान के बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया है।